टॉपिक वो आया है आपके इकोनॉमिक टाइम्स में है, वो है रूपी डिप्रिसिएशन। रूपी डिप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले सैकड़ों सालों से, जब से रूपी का जन्म हुआ है तब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले 30-40 साल के सारे एग्जाम में, सारे समाज में इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है कि रूपी डिप्रिसिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है कि रूपी जो है कल बहुत ज्यादा गिर गया, फॉल ऑफ रूपी। डॉलर की तुलना में रूपी का दाम बहुत गिर गया। अब रूपी की डिप्रिसिएशन को समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। रूपी का डिप्रिसिएशन तब तक समझ नहीं आएगा जब आप कुछ टर्म को समझ नहीं जाएंगे। तो पहला टर्म है करंट अकाउंट डेफिसिट। कि करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं सीएडी, हम आगे उसको सीएडी ही लिखेंगे। सीएडी क्या होता है? व्हाट इज द करंट अकाउंट? इसकी डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट? करंट अकाउंट डेफिसिट की परिभाषा क्या है? When a country, सिंपल भाषा में समझते हैं, when a country imports more, when a country imports more, जब एक देश ज्यादा इंपोर्ट करता है गुड्स, imports more goods, ठीक है, सर्विसेज, इसको मैं तोड़ दे रहा हूं कैपिटल। तीन चीजों में गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल। इकोनॉमिक टाइम्स का बहुत छाट करिए। वेन ए कंट्री, हर पेपर में लिखा है, एक्सप्रेस सब लिखा है रूपी के डिप्रिसिएशन पे, इकोनॉमिक टाइम्स सबसे अच्छा लिखा है। जब एक कंट्री इंपोर्ट करती है मोर गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, देन its exports. अगर एक देश ज्यादा इंपोर्ट कर जाता है गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल को इन कंपैरिजन टू इट्स एक्सपोर्ट्स, तो क्या होता है? तब देयर इज ए करंट अकाउंट डेफिसिट। क्लियर हो गया होगा? मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। जब एक कंट्री ज्यादा इंपोर्ट करती, ज्यादा आयात करती है गुड्स, माल, सर्विसेज, सेवाओं और कैपिटल को इन कंपैरिजन टू देयर एक्सपोर्ट, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। आपके देश में आ रहा है ज्यादा, जा रहा है कम, तो जो आ रहा है उसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है डॉलर में, जो जा रहा है उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है। तो जब आने और जाने के बीच में एक इम्बैलेंस हो जाए तो वहां होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। इसको एक एग्जांपल्स देते हैं। इंडिया करता है इंपोर्ट क्रूड ऑयल। इंडिया ने इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल, एग्जाम्पल लीजिए, 120 बिलियन डॉलर कर दिया। 120 बिलियन डॉलर का इंडिया ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। एक्सपोर्ट किया कितना? ओनली 70 बिलियन डॉलर। तो क्या हो गया यहां पे? यहां पर नेट क्या हुआ? -50 बिलियन डॉलर। इसका मतलब क्या हो गया? इट इज सीएडी, करंट अकाउंट डेफिसिट। अब इसको देखा, अब इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट क्या है? अब आपके पास ये 50 बिलियन डॉलर का गैप है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 50 बिलियन डॉलर। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसको तो आपको फाइनेंस करना पड़ेगा ना, आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आप कैसे करोगे? आपको एफपीआई चाहिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर चाहिए, आपको एफडीआई चाहिए, आपको एक्सटर्नल लोन चाहिए बाहर से। इसको तो भरपाई करनी पड़ती है। 3 रास्ता है, एफपीआई, एफडीआई या लोन, और कुछ और रास्ता है नहीं।
ये 3 रास्ता करना है। अब साहब क्या एफपीआई क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं। अगर इन्होंने पैसा निकाल लिया आपके मार्केट से, इन्होंने पैसा पुल आउट कर लिया, तो आपकी सिचुएशन और खराब हो गई। तब क्या हो गया? रूपी वीकेंड हो गया, आपका रूपी वीकेंड हो गया। क्लियर हो गया? बड़ा आसान सवाल है ये। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है फिजिकल डिफिसिट। सीएडी के बाद अब आते हैं फिजिकल डिफिसिट। दूसरा सवाल है फिजिकल डिफिसिट को। अब इसमें क्या है? जब गवर्नमेंट स्पेंड मोर देन अर्निंग, जितना पैसा सरकार ने कमाया उससे ज्यादा खर्च कर दिया। अब इसमें क्या है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसको आप लिखिए, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग आप बाहर कर दीजिए। जितना गवर्नमेंट ने स्पेंड किया उससे कम में कमाया, तो क्या हो गया? यह आपका फिस्कल डिफिसिट है। 2024-25 में आपका फिस्कल डिफिसिट है 5.6% ऑफ जीडीपी। यह आपका फिस्कल डिफिसिट है 24-25 में। अब क्या है? अब इस एक आप ट्विन डिफिसिट हाइपोथेसिस देखिए, लार्ज फिस्कल डिफिसिट। जब लार्ज, यही ना सवाल आएंगे आपके, जब लार्ज फिस्कल डिफिसिट होगा तो क्या होगा? जैसे ही आपका लार्ज डिफिसिट होगा वैसे ही मोर गवर्नमेंट बोरोइंग, वैसे ही गवर्नमेंट की बोरोइंग ज्यादा हो जाएगी। इससे क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? हायर इन्फ्लेशन। इसका परिणाम क्या होगा? यह सवाल भी आपके पे बनाया जा सकता है। हायर इन्फ्लेशन। इससे क्या हो जाएगा? हायर इन्फ्लेशन। मोर इंपोर्ट होगा इसमें। ऐसी सिचुएशंस में मोर इंपोर्ट होता है और सीएडी क्या है? राइज कर जाती है। इसको हम एक एग्जांपल से अगर अभी समझते हैं, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट इंक्रीज सब्सिडीज एंड स्पेंडिंग। पीपुल कंज्यूम मोर इंपोर्टेंट आइटम्स। सरकार ने काम क्या किया? सरकार ने सब्सिडीज अपनी बढ़ा दी, स्पेंडिंग बढ़ा दी। लोगों ने ज्यादा इंपोर्टेंट आइटम यूज किया, ऑयल यूज किया, फोन यूज किया। इससे क्या हो गया? आपका करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ गया। और जब करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता है तो आपका रूपी कमजोर हो जाता है। जब भी आप न्यूज में पढ़े कि रूपी कमजोर हो रहा है, इसका मतलब हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ रहा है। अब इससे ट्रेड बैलेंस भी आता है। अब ट्रेड बैलेंस कैसे आता है? ट्रेड का जो इम्बैलेंस है वो कैसे आता है? जैसे आपने इंपोर्ट किया क्रूड ऑयल, यू हैव इंपोर्टेड क्रूड ऑयल। आपने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया। क्रूड ऑयल पे आपकी डिपेंडेंसी 80% के आसपास है। आपके पास हाईली डिफिशिएंसी है। दूसरा, आपने इंपोर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को। आप वर्डन किए, इसमें लैपटॉप है, आईफोन है। तीसरा, आपने कर लिया गोल्ड को। आपने 3 चीज कर लिया। अब एक्सपोर्ट क्या किया आपने? आपने एक्सपोर्ट किया मान लो आईटी सर्विसेज। और क्या कर दिया? आपने आईटी सर्विसेज कर दिया, टेक्सटाइल कर दिया, फार्मा कर दिया। ये 2 आइटम हो गए। अब प्रॉब्लम्स क्या है? ये जो एक्सपोर्ट, जो आपका इंपोर्ट है, ये इनइलास्टिक है। इसको आप कम ही नहीं कर सकते हो। इट इज इनइलास्टिक। आपका जो एक्सपोर्ट है, सॉरी, आपका जो इंपोर्ट है
वो इनइलास्टिक है, इसको कट डाउन इजिली कर ही नहीं सकते हो। इवन इफ रूपी इज वीक, नाउ आई एम अटैकिंग द एग्जैक्ट पॉइंट कि हाउ रूपी इज मोर फॉलिंग। इवन इफ रूपी इज वीक, देन ऑल्सो यू हैव टू बाय ऑयल। अगर रुपया कमजोर हो जाए तो भी आपको ऑयल तो बॉय करना ही पड़ेगा। तो रास्ता क्या है? इससे जो जे कर्व इफेक्ट आता है कि जो इनिशियली वीकर रूपी था वह इंपोर्ट को और कॉस्टली कर देगा। वीकर रूपी इंपोर्ट को कॉस्टली कैसे कर देगा? मान लो पहले 100 रुपए में, तो मान लो $1 ₹83 का था, अब $1 $88 का हो गया। तो जिस सामान को खरीदने के लिए पहले आपको 83 रुपीज देना पड़ता, मान लो $1 का एक आईफोन मिल रहा है, तो अभी आईफोन ₹83 का था, अब बढ़ के 88 हो गया, तो आईफोन का दाम कितना हो गया? ₹88। तो जिस आईफोन को आपको ₹83 देना पड़ता था, अब आपको 88 रुपीज देना पड़ रहा। मान लो एक बैरल ऑयल पहले $10 का मिलता था, $1 कीमत थी 83 रुपए, कितना हुआ? 130 रुपीज हो गया। अब आपको एक बैरल खरीदना पड़ेगा, $10 ही देना है, लेकिन अब डॉलर का दाम 88 हो गया, तो आपको देना पड़ रहा है 880, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो रूपी वीकर था वो इंपोर्ट को और कॉस्टली कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये ट्रेड डेफिसिट को बढ़ा देगा। इट विल इंक्रीज योर ट्रेड डेफिसिट ओनली आफ्टर मंथ्स और ईयर्स, जब ये एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो पाए हो, नहीं तो ये आपको कमजोर करेगा। अब देखिए जीडीपी और ग्रोथ, नेक्स्ट देखते हैं जीडीपी और ग्रोथ का लिंकेज, जीडीपी एंड ग्रोथ का लिंकेज, जीडीपी एंड ग्रोथ, इसका लिंकेज क्या है? अब जो हायर जीडीपी ग्रोथ है, हायर जीडीपी ग्रोथ, जो हायर जीडीपी ग्रोथ है ये क्या करेगा? ये मोर ऑयल कंज्यूम करेगा। ध्यान सुनिएगा इसको। ऑयल तो आप इंपोर्ट करोगे, आपके पास ऑयल तो है नहीं, ऑयल आप लाओगे। तो जब आपका जीडीपी ग्रोथ हायर हो रहा, व्हाट डज इट मीन? कि आप ग्रो कर रहे हो, आप ज्यादा काम कर रहे हो। तो जब हायर जीडीपी ग्रोथ होगा तो आप ऑयल को ज्यादा कंज्यूम करेगा, यू विल कंज्यूम मोर ऑयल, यू विल कंज्यूम मोर स्टील, यू विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रॉनिक्स। आप ज्यादा कंज्यूम करोगे, इससे क्या होगा? इंपोर्ट सर्ज करेगा, क्योंकि ये चीज आपकी इंपोर्ट हो रही है, आपका इंपोर्ट सर्ज करेगा, आपका इंपोर्ट बढ़ जाएगा। जब इंपोर्ट बढ़ जाएगा क्या होगा? तो हायर जीडीपी ग्रोथ आपके रूपी को वीकन कर रहा है। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, इंडिया का 7% ग्रोथ है 2023 में। इट लेड टू हायर डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। आपका अगर आपका ये कहते हैं जीडीपी बढ़ा जाए, इंडिया का 7% जीडीपी था तब 2023 में। अब जब आपका डीजीपी ग्रोथ ज्यादा होता है तो क्या होता है? आपको कैपिटल गुड्स की ज्यादा डिमांड होती है, तो आपको ज्यादा डॉलर खर्चा करना पड़ता है। ये क्या करता है? यह आपके सीएडी को वाइडन कर सकता है। तो ग्लोबल जीडीपी स्लो डाउन हर्ट्स इंडियाज एक्सपोर्ट्स। अगर ये ग्लोबल जीडीपी स्लो डाउन हो गया तो इंडिया के एक्सपोर्ट को ये हर्ट करता है। जब इंडिया का एक्सपोर्ट हर्ट होगा तो इंडिया को फॉरेन करेंसी कम मिलेगी, यह भी आपके रूपी को वीकन करेगा। आप अगर 2020 का पैंडेमिक याद करें तो ग्लोबल स्लो डाउन ने रिड्यूस किया था इंपोर्ट्स को शार्पली, और इंडिया रैन ए करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ 3.1% ऑफ जीडीपी। क्लियर हुआ? अब एक और समझते हैं, एक कॉन्सेप्ट है एफपीआई।
एफपीआई का जो इनफ्लो है, एफपीआई का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफपीआई का एक हॉट मनी, वो कभी आती है कभी निकल जाती है। ये बहुत तेज आती है बहुत तेज निकलती है। अब ये जाएगी कैसे? एफपीआई जो है हमारे देश से बाहर चला जाता है जब, तो हमारा रूपी वीक होने लगता है। कैसे जाती है? जो यूएस का जो फेडरल रेट है, अगर यूएस का फेडरल रेट, जो इंटरेस्ट रेट है, अगर ये राइज कर जाए, इफ यूएस इंटरेस्ट फेडरल रेट राइज कर जाए, तो इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्टर प्रीफर टू इन्वेस्ट इन यूएस बॉन्ड। तो क्या करेगा वो? भारत के बाजार से पैसा निकाल लेगा और यूएस के बॉन्ड लगा देगा। जैसे भारत के बाजार से पैसा निकालेगा, भारत का बाजार क्या है? कमजोर हो जाएगा, डॉलर निकलने लग जाएगा, रूपी वीक हो जाएगा। क्लियर? नॉट क्लियर? अब डॉलर रूपी रिलेशनशिप समझते हैं। डॉलर रूपी रिलेशनशिप, डॉलर रूपी रिलेशनशिप, डॉलर का और रूपी का आपस में संबंध क्या है? सिंपल एनालॉजी, आप एक बाजार लीजिए। क्या आप एक बाजार में गए, इफ मोर बायर्स, इफ मोर बायर्स मतलब इंपोर्टर्स, इफ मोर बायर्स wants dollar and fewer sellers, डॉलर को खरीदने वाले ज्यादा हैं और डॉलर को बेचने वाले कम हैं, एक्सपोर्टर और इन्वेस्टर। ये क्या हो गया? इट ब्रिंग्स, इस क्या करेगी? डॉलर के प्राइस को बढ़ा देगा। फिर समझिए, सिंपल सी एग्जाम्पल है, एक मार्केट में इफ मोर बायर्स, इंपोर्टर्स, डॉलर को चाहने वाले ज्यादा हैं, डॉलर को खरीदने वाले ज्यादा हैं, डॉलर के बेचने वाले कम हैं, तो डिमांड सप्लाई के चेन में अगर ऐसा होगा तो डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी। एक एग्जाम्पल देखिए, अब एप्पल इंपोर्ट्स $1 बिलियन ऑफ द आईफोन्स इनटू इंडिया, तो दे नीड टू बाय यूएस डॉलर। तो क्या है? डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रूपी वीकन होता है। इफ इन्फोसिस अर्न $1 बिलियन एक्सपोर्ट्स, अगर इन्फोसिस $1 बिलियन एक्सपोर्ट अर्न करता है, इट सेल्स यूएस डॉलर फॉर आईएनआर, तो डॉलर सप्लाई और रूपी के बीच एक स्ट्रेंथ होता है। अगर ये कंडीशन होगी तो डॉलर स्ट्रांग होगा, रूपी वीक होगी। अगर यह इसकी उल्टी होगी तो डॉलर कमजोर होगा और रूपी मजबूत होगा। इन्फोसिस अगर $1 बिलियन अर्न कर लेता है एक्सपोर्ट से, तो क्या कर रहा है? जब एक्सपोर्ट से आप डॉलर अर्न करते हो तो अपने यूएस डॉलर को वो सेल करता है यूएस डॉलर को फॉर रूपी, फॉर द इंडियन रूपी। इससे क्या होगा? डॉलर सप्लाई बढ़ गई। जैसे ही डॉलर सप्लाई बढ़ जाती है, रूपी स्ट्रेंथ हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है। डॉलर सप्लाई कम हो जाती है, रूपी कमजोर हो जाता है। डॉलर सप्लाई अगर बढ़ गई, रूपी मजबूत हो जाएगा। डॉलर सप्लाई अगर कम हो गई, रूपी वीक हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यह इसका इन्फ्लेशन से क्या रिलेशन है? जैसे ही रूपी वीक होता है, इंपोर्ट कॉस्टली होता है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया।
कि रूपी का दाम 83 रुपया हो गया, 88 रुपया हो गया। एक आईफोन मिल रहा है मान लो $1 में, तो जब रूपी का दाम 83 रुपया है तो जब $1, जब $1 इक्वल टू 83 रुपीज है, तो आपने 83 रुपए में आईफोन परचेस कर लिया। अब जब रूपी वीक हो गया, तीट हो गया, तो आपको उसी आईफोन को उसी $1 में आपको 88 रुपया देना पड़ा। तो इससे क्या हो गया, इंपोर्ट कॉस्टलियर हो गया। जैसे ही रूपी वीक हुआ, रूपी का दाम बढ़ा, इंपोर्ट कॉस्टलियर हो गया। अगर ऑयल राइज कर गया फ्रॉम $80 टू $90 पर बैरल, और रूपी डिप्री अगर डॉलर राइज कर गया, डॉलर क्या राइज कर गया, 80 से 90 डॉलर राइज कर गया। बात है रूपी में, रूपी डिप्रिशिएट कर गया 83 टू 88, डॉलर 80 से 90 हो गया, रूपी डिप्रिशिएट गया 83 टू 88। क्या हुआ, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल था, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल, जो इंडिया का इंपोर्ट बिल होगा, इस प्रक्रिया के कारण वह रूपी टर्म में पड़ जाए। यह रूपी टर्म में इंपोर्ट बिल इंक्रीज कर जाए। इंपोर्ट विल बी इंक्रीज इन द रूपी टर्म। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आईफोन है, आईफोन की कॉस्ट है $1000, 83 रुपीज दाम है, तो $1 का तो 83,000 रुपीज हो गया। $1000 का एक आईफोन है, रूपी का रेट था $1 का 83 रुपीज, तो 83,000 रुपीज में हुआ। अब नाउ $1 हो गया 88 रुपए का, तो सेम आईफोन हो गया 88,000 रुपीज। तो क्या हो गया, यह रुपया कमजोर हुआ, हमारा इंपोर्ट महंगा पड़ा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस प्रक्रिया के कारण जब रूपी वीक हो रहा है, एवरीडे गुड्स, फ्यूल है, मोबाइल है, फर्टिलाइजर है, वह कॉस्टली हो जाता है। और सीपीआई जो है, जो सीपीआई इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसमें इन्फ्लेशन राइज कर जाता है, उसमें इन्फ्लेशन जो है राइज कर जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब आरबीआई क्या करता है, अब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट, जिसको बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर पैसा, रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर पैसा आरबीआई बैंक्स को देता है। दो कॉन्सेप्ट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट पर पैसा, ऑन द रेट ऑन विच आरबीआई गिव्स मनी टू द बैंक्स, it is called repo rate, and on the rate on which bank takes the money from the, RBI takes money from bank. First क्या repo rate, RBI gives the money to the bank, the rate fixed is called the repo rate. Suppose bank has surplus money and he wanted to give to the RBI, then on that money whatever the interest given by the RBI is called the reverse repo rate. तो RBI क्या करता है, इस इंटरेस्ट रेट को वह इंक्रीज कर देता है। क्यों कर देता है, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल रहे। और जैसे ही आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है, वैसे क्या होता है, लोन कॉस्टलियर हो जाता है और ग्रोथ स्लो हो जाती है। ग्रोथ स्लो क्यों हो रही है, जब लोन कॉस्टलियर हो जाएगा, जब लोन महंगा हो जाएगा, तो लोग पैसा मार्केट में कम उठाएंगे। जब जेब में पैसा कम होगा तो एक्टिविटीज कम हो जाएगी, उससे क्या होगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगा।
तीसरा कॉन्सेप्ट है करेंसी डिप्लोमेसी। करेंसी डिप्लोमेसी ये क्या है? यह यूएस डॉलर पे हमारा रिलायंस कम हो, यूएस डॉलर पर हमारा रिलायंस कम हो, इसके लिए करेंसी डिप्लोमेसी की जाती है। तो व्हाट इज करेंसी डिप्लोमेसी? जैसे इंडिया और रशिया के बीच में रूपी रूबल ट्रेड हो रहा है। इंडिया ऑयल परचेज कर रहा है किस पे? रूपी पे, वाया वास्तु अकाउंट। दूसरा, इंडिया और यूए के बीच क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है दिरहम में। तो रूपी ट्रेड फॉर ऑयल एंड गोल्ड किया जा रहा है। ब्रिक्स इस बात का डिस्कशन कर रहा है कि कैसे एक कॉमन रिजर्व करेंसी हम लोग ले आए ताकि हमारी डॉलर पर जो हमारी कहते हैं हमारा जो डॉलर पर रिलायंस है वो कम हो सके। अब इसकी एनालॉजी क्या होगी? शिफ्टिंग फ्रॉम वन डोमिनेंट यूएस डॉलर टू मल्टीपल लोकल वेंडर्स टू रिड्यूस द मोनोपोली ऑफ द डॉलर। जो डॉलर की पावर है और मोनोपोली है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गया है। ये आपका पूरा चैप्टर हो गया रूपी और डॉलर को लेके। अब हम थोड़ा देखते हैं कि जो हमारा कहते हैं एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं कैसे ये हो सकता है कि रूपी और डॉलर का एग्जाम कैसे हो सकता है और इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने एक स्टोरी बनाई है। ऐसा है आप लोग खुद करिए, एक स्टोरी बनाइए आईफोन और ऑयल। एक स्टोरी बनाइए आईफोन और ऑयल। जस्ट यू राइट ए स्टोरी आईफोन और ऑयल। इस स्टोरी को बना के आप उसको भेजिए कि आईफोन ऑयल के परचेज से कैसे आपका सीएडी बढ़ता है, कैसे रूपी आपका कंट्रोल होता है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए हमारा रूपी वीकेंड हो रहा है, हम कैसे इस वीकेंड होते रूपी कंट्रोल में। पहला क्या है? बूस्ट एक्सपोर्ट। रूपी को स्ट्रेंथन करने का रास्ता क्या है? बूस्ट एक्सपोर्ट। जो पीएलआई स्कीम अपनी थी उस पीएलआई स्कीम को हम और अच्छे से लेके आए और अच्छे से इंप्लीमेंट करें। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर पे हम काम करें। जो हमारा एप्पल असेंबलिंग है आईफोन इंडिया में, उसको हम और स्ट्रॉन्ग करने की प्रयास करें। दूसरा, पहला बूस्ट इंपोर्ट, दूसरा रिड्यूस इंपोर्ट। बूस्ट एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इंपोर्ट। इंपोर्ट खत्म तो नहीं हो सकता है ना, इसको रिड्यूस करें। रिन्यूएबल एनर्जी में हम काम करें, सोलर में हम काम करें, ग्रीन हाइड्रोजन में काम करें। हम ऐसी कोशिश करें कि हमारा जो ऑयल पर डिपेंडेंस है, हम ऐसे एनर्जी सेक्टर में काम करें कि हमारा ऑयल पे डिपेंडेंस कम हो पावे। स्टेबल कैपिटल इनफ्लो। तीसरा, स्टेबल कैपिटल इनफ्लो। हमारे देश के अंदर एक स्थायित्व के साथ कैपिटल आना चाहिए। कैपिटल इनफ्लो जो है वो है स्टेबल हो, हम फंड्स को अट्रैक्ट कर सके। सोवरेन वेल्थ फंड के जो बॉन्ड है उसको हम और इंकरेज कर सके। हम जो गिफ्ट सिटी के बॉन्ड बनावे, मसाला बॉन्ड, हम डिफरेंट तरह के बॉन्ड बनावे जिसको हम मार्केट में लॉन्च करके हम पैसा इकट्ठा कर सके। तो जो रूपी डिप्लोमेसी का रास्ता ये भी है कि जो रीजनल ट्रेड है सार्क के, गल्फ के, वह इंडियन रूपी में करने की कोशिश की जाए। जो हमारा रूपी देहराम सेटलमेंट है जो हम लगातार कर रहे हैं, जो हमारा रूपी और रूबल जो ट्रेड सेटलमेंट है उसको हम और इंक्रीज करने की कोशिश करें। तो यह एक महत्वपूर्ण 4-5 पॉइंट थे। तो जो रूपी का रिकॉर्ड, अब आते कंक्लूजन पार्ट पे, जो रूपी का रिकॉर्ड फॉल हुआ पिछले 2 दिनों में, जो रूपी 88.43 पर चला गया, $1 की तुलना में 88 रुपया 44 पैसे में चला गया। इज नॉट ए मार्केट डिप, यह एक हमारी स्ट्रक्चरल वीकनेस, अगला स्ट्रक्चरल वीकनेस का हुआ है। तो एक सवाल ये है कि हमारा जो रूपी का ये फॉल हुआ इसका कारण क्या है?
इट इज आवर स्ट्रक्चरल वीकनेस। क्या है? हाई सीएडी। व्हाट इज आवर स्ट्रक्चरल वीकनेस? हाई सीएडी। दूसरा, लार्ज फिस्कल डेफिसिट। लार्ज फिस्कल डेफिसिट। तीसरा, हाई सीएडी, लार्ज फिस्कल डेफिसिट। ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक से ट्रेड में हमारा बहुत डिपेंडेंस है। ऑयल और इलेक्ट्रॉनिक के ट्रेड में हमारा बहुत डिपेंडेंस है। चौथा, ये सवाल आपके फिल्म से भी आ सकता है, वोलेटाइल एफपीआई फ्लो। जो एफपीआई का फ्लो है वो वोलेटाइल है और वो कंट्रोल के बाहर होता है। तो जब तक इंडिया इन चारों बातों को एड्रेस नहीं करेगा, जब तक इंडिया फिस्कल डिसिप्लिन नहीं करेगा, जब तक इंडिया एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में काम नहीं करेगा, जब तक इंडिया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के प्रति कॉन्शियस नहीं होगा, जब तक इंडिया करेंसी डिप्लोमेसी पे काम नहीं करेगा, जो रूपी का डिप्रिसिएशन है ये हमेशा क्या होगा? ये अकर करता रहेगा। रूपी का डिप्रिसिएशन हमेशा अकर करता रहेगा अगर इंडिया काम नहीं करेगा। तो जो एक वीक रूपी है, इट इज जस्ट नॉट अबाउट ए फॉरेक्स मार्केट्स, इट्स ए मिरर ऑफ इंडियाज माइक्रो इकोनॉमिक हेल्थ। जो इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ है, इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक हेल्थ है, उसको यह हमारा जो वीक रूपी है यह रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्लेन करता है। अब हम रूपी डिप्रिसिएशन की बात अगर देखें और हम कुछ सवाल इसमें बनाने की कोशिश करें, तो जो फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं, ये इधर से इतना हो गया। एक दो पॉइंट और आपका है, कुछ सवाल कर लेते हैं इस पे। हमने कुछ 3-4 सवाल आपके बनाए हैं, क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन बनाया मैंने। यस यस, let me see a few questions which I have made for you. अब देखिए, पहला ही सवाल क्या है कि जो रूपी से एक सवाल पहला क्या है, रूपी के डिप्रिसिएशन, रूपी के डिप्रिसिएशन का कॉज क्या है? What is the cause of the रूपी डिप्रिसिएशन? कि जो रूपी लगातार गिर रही है उसका कॉज क्या है, क्यों रूपी का? दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल क्या है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। व्हाट इज द इंपोर्टेड इन्फ्लेशन? तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? तीसरा क्या है? What is currency diplomacy? हम आपके चैट पे सवाल जो है पोस्ट कर देंगे। What is currency diplomacy? नेक्स्ट क्या है? मेंस का सवाल करते हैं। मेंस का सवाल देखिए, रूपी डिप्रिसिएशन टू रिकॉर्ड लो is a symptom of the India's twin deficit problem. Rupees depreciation to record low is a symptom of India's twin deficit problem. आप एक रिलेशनशिप में एक्सप्लेन करें CAD, एक रिलेशनशिप एक्सप्लेन करें CAD, तीन चीजों के पास के बीच क्या रिलेशन? CAD, फिस्कल डेफिसिट, CAD, फिस्कल डिफिसिट और रूपी स्टेबिलिटी, इनके बीच क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन CAD, फिस्कल डिफिसिट एंड रूपी स्टेबिलिटी? दूसरा एक सवाल क्या हो गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन CAD, फिस्कल डिफिसिट एंड रूपी स्टेबिलिटी? दूसरा सवाल लिखिए, impact of widening
करंट अकाउंट डेफिसिट, दैट इज सीडी, सीडी है करंट अकाउंट डेफिसिट, इम्पैक्ट ऑफ वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट ऑन इंडियाज इकोनॉमी, करंट अकाउंट डेफिसिट के वाइडनिंग के, करंट अकाउंट डेफिसिट के बढ़ने का इंडिया जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको बढ़ने का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव है। अपने उत्तर में आप एक कोशिश करिए, एग्जामिन करिए जो लिंक है बिटवीन इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, एफपीआई इनफ्लो एंड जीडीपी ग्रोथ, इसको आप लाने की कोशिश करिए। अगला सवाल लिखिए, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन वीकन्स द फाउंडेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसको आप एनालाइज करिए with reference to India's dependence on oil and electronic imports. Next लिखिए, करेंसी डिप्लोमेसी, करेंसी डिप्लोमेसी इज एज इंपॉर्टेंट एज मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत अच्छा सवाल है। करेंसी डिप्लोमेसी इज एज इंपॉर्टेंट एज मॉनेटरी पॉलिसी इन स्टेबलाइजिंग द रूपी। बहुत अच्छा सवाल है। आप इसको इवेल्यूएट करिए। इंडिया के जो आज के हाल के इनिशिएटिव्स हैं, जो इंडिया के इनिशिएटिव है रूपी रूबल सेटलमेंट के, रूपी दिरहम इनवाइसिंग के और ब्रिक्स डी डॉलराइजेशन एफर्ट्स के, इसके लाइट में आप इसको एनालाइज करिए कि करेंसी डिप्लोमेसी इज एज इंपॉर्टेंट एज मॉनेटरी पॉलिसी इन स्टेबलाइजिंग द रूपी। अगला सवाल लिखिए on FPI and FDI. FPI public FPI. How do capital inflow? FPI, FDI दोनों के दोनों क्या है? कैपिटल इनफ्लो है। Both are the capital inflow. दोनों के दोनों कैपिटल इनफ्लो है। How do capital inflow FPI, FDI इन्फ्लुएंस द डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट? ये दोनों डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? ये दोनों डॉलर रूपी एक्सचेंज रेट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? अच्छा सवाल है, इसको आप एनालाइज करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट सफिशिएंट है। एक और टॉपिक है एससीओ का, मैं आज करना चाहता बट टाइम काफी हो गया। आई विल डू टुमारो। तो आप इसको पढ़ने की कोशिश करें, आप इसके आंसर लिखें, आप आंसर मुझको दे सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, उससे और लोगों तक बात पहुंचेगी और जो लोग आपके साथ काम करें, जो टीम काम कर रही है, वो भी उत्साहित होती है। थैंक यू।